वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 21 सिलोगिज्म में यानी कि न्याय निगमन में। देखो, ये टॉपिक क्या है। इस टॉपिक जैसे कि हमने पहले एक टॉपिक पढ़ा था वेन डायग्राम वाला, आपको याद होगा, तो उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं जो कि फैक्चुअली तो गलत होते हैं, पर उन्हें हमें सही मानकर और जो है बाकी कुछ कंक्लूजन उसके बेस पे दिए हुए होते हैं, उनको बताना होता है कि वो सही है नहीं। तो उन स्टेटमेंट पे बेस्ड हमें क्या बनाने होते हैं, वेन डायग्राम बनाने होते हैं। और अकॉर्डिंगली फिर हम वेन डायग्राम पढ़ना तो सीख ही चुके हैं, और बाकी जब इसको मैं टॉपिक को कराऊंगा तो और अच्छे से सीख जाओगे वेन डायग्राम कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है। और आपको पता ही है कि इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो सिंपल सी बेसिक बातें क्या करनी है ना, इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर सबसे पहली बात ये है कि मान लो कभी स्टेटमेंट में अगर आपको दे कि ऑल ए आर बी, मतलब कोई भी चीज बोल दे, जैसे ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऐसे कुछ भी बोल दे, उठपटांग बातें बोलेगा, उस पर ज्यादा सीरियसली नहीं लेना अपने को। ठीक है। और दूसरी बात, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज इस बात को नोट कर लें कि जब भी स्लोगिज्म का टॉपिक होगा तो हमें उसको इंग्लिश में ही पढ़ना है और इंग्लिश में ही सॉल्व करना है। अगर आप हिंदी में गए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन हो जाएगा गलत, इसलिए मैंने हिंदी में दिया ही नहीं है टॉपिक, मैंने सिर्फ इंग्लिश में दिया है। जैसे ही ये क्वेश्चन दिखे, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ हो कि कुछ तोते मोर हैं, इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ हो कुछ कुछ करके, या सभी ऐसे ही हैं, तो आपको पता पड़ जाएगा सिलोगिज्म का टॉपिक है, और फटाफट से इंग्लिश वाले में आ जाए और इंग्लिश में ही इसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो अब वापस टॉपिक पे आते हैं। अगर कभी ऐसा दिया हुआ हो ऑल ए आर बी, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा कि ए तो अंदर और बी बाहर। कैसे कि भैया जितने भी ए हैं वो बी के अंदर है। ठीक है। तो इसका ये बनेगा। अब जब ये डायग्राम बन गया ऑल ए आर बी, तो इस स्टेटमेंट से मैंने ये डायग्राम बना दिया। अब इस डायग्राम से मेरे पास क्या क्या कंक्लूजन डेफिनेटली निकल रहे हैं। ठीक है। डेफिनेटली 100% ट्रू क्या है, सम ए आर बी। ठीक है। देखो, जब मैं कह रहा हूँ ऑल ए आर बी, तो इसका मतलब ये भी है कि सम ए आर बी। ठीक है। ये चीज को इतनी खास काम नहीं आएगी। ठीक है। पर बस आपको पता होना चाहिए, अगर कभी भी मैं बोल रहा हूँ ना ऑल ए आर बी यानी सारे ए बी हैं, तो इसका मतलब ये बात भी सही है कि सम ए आर बी। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो सेकेंड वाला ज्यादा है, सम बी आर ए। देखो, जब मैं कह रहा हूँ ऑल ए आर बी, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये बी वाला सर्कल है इसका कुछ पार्ट ए भी है। इसका मतलब क्या है कि सम बी आर ए। ये स्टेटमेंट 100% ट्रू होता है जब मैं कहता हूँ ऑल ए आर बी। इसको सिंपल से ऐसे याद रखो कि जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे ना, तो सम वाली कंडीशन ठीक हो जाएगी। ठीक है। जैसे मान लो कभी मैं आपको बोल दूं सम ए आर बी, सॉरी ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी, अगर मैंने ऐसे कह दिया आपको, तो मैं क्या कह सकता हूँ, सम ए आर बी। हाँ, कुछ बी का जो पार्ट है वो ए है। और क्या कह सकता हूँ, सम सी आर ए, ये भी सही है, सी का भी कुछ पार्ट क्या है, ए है। देखो, जैसे कोई राउंड है तो इसका जो पूरा एरिया है वो इसका है, अब इसके अंदर कुछ आता है तो मतलब वो भी इसका पार्ट हो गया। ठीक है ना। अब मैं क्या डेफिनेटली नहीं कह सकता, कांट से का मतलब क्या होता है कि वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, इससे प्रॉपर कंक्लूजन नहीं मिल रहा। सम बी आर नॉट ए। देखो, मेरी बात समझना ध्यान से। अगर मैं आपको बोल रहा हूं ये ऑल ए आर बी, और अगर मान लो मैं सेम सर्कल बना दूं ऐसे, और ये भी बी का है, तो ये स्टेटमेंट सही है ना कि ऑल ए आर बी। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबल कंडीशन होती है जिसमें ये जरूरी नहीं है कि बी का कोई ऐसा पार्ट बच जाए जो कि ए के अंदर नहीं आ रहा हो। ठीक है। इसलिए कि आप 100% नहीं कह सकते कि सम बी आर नॉट ए। ये पॉसिबल कंडीशन है जहां पर सम बी आर ए हो। ठीक है। दूसरी बात क्या है, ऑल बी आर ए, ये भी आप 100% नहीं कह सकते। दोनों कंडीशन है। देखो, एक तो मैं नॉर्मल बना ही रहा हूँ, और एक मैं ऐसे बना रहा हूँ जहां पर वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है। ये दो कंडीशन बन सकती है इस स्टेटमेंट से, ऑल ए आर बी से, जब मैं इस वाली कंडीशन को ले रहा हूँ। ठीक है। और एक ये वाली कंडीशन ले रहा हूँ, जब भी दो कंडीशन बनेगी ना ऐसे, तो उसका मतलब क्या है कि 100% में बात नहीं बोल सकता। सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, इस वाली कंडीशन में तो फुलफिल हो रही है कि जो ये वाला पार्ट है बी का, ये ए नहीं है। ठीक है। सम बी आर नॉट ए। लेकिन जब मैं ये वाली कंडीशन ले रहा हूँ, तब तो ऐसा नहीं फुलफिल हो रहा ना कि सम बी आर नॉट ए। देखो, वैसे इतना डीप में यूज नहीं होगा क्वेश्चन में, पर मैं एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में ले जाके बता रहा हूँ इस टॉपिक को। ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि 2023 में इससे क्वेश्चन आया नहीं, और उससे पहले 2 से 3 क्वेश्चन इससे आ रहे थे। ठीक है। तो हो सकता है कि यूपीएससी अब अगले साल इससे क्वेश्चन पूछे और डीप में चला जाए इतना।
जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तक इतना डीप में गया नहीं है। जनरल आप क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो नॉर्मल नॉर्मल कराए हैं एकदम, जो कि यूपीएससी में आए हुए हैं अब तक। ठीक है, जिससे वो पता पड़ जाएगा कि इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछता वो। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या 100% कह सकते हैं, क्या 100% नहीं कह सकते, और क्या पॉसिबिलिटी है, यानी कांट से आप श्योरली नहीं कह सकते इस बात को। ठीक है, अब इनकरेक्ट क्या है 100%, कि जब मैं कह रहा हूँ ऑल ए आर बी, तो सम ए आर नॉट बी, ये चीज़ मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कह ही रहा हूँ कि ऑल ए आर बी, यानी ए का सारा पार्ट बी के अंदर है। तो इसका मतलब ये श्योर है ना कि ए का कोई ऐसा पार्ट बचा ही नहीं है जो बी में नहीं है, यानी ये मैं श्योर कह सकता हूँ कि ये तो गलत है। नो ए इज बी भी सिंपल सी बात है कि कोई ए बी नहीं है, नहीं, सारा पार्ट ए का बी में है, तो ये तो गलत है। नो बी इस ए बी नहीं बोल सकता, क्योंकि बी का कुछ पार्ट ए में जरूर होगा। ठीक है, तभी ऑल ए आर बी हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। मेजरली इसमें सिर्फ ये एक चीज यूज आएगी, सिर्फ ये, बाकी सिर्फ मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बताया कि भविष्य में कभी यूज आ जाए तो। बाकी सिर्फ इतना भी समझ पा रहे हो ना आप, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, एकदम चिल रहो। ठीक है, आप कह रहे हैं सम ए आर बी। अब ये समझना, सम ए आर बी का मतलब क्या है, कि ए का कुछ पार्ट बी है, ये बनेगी ऐसे कंडीशन। ठीक है, तो 100% में क्या कह सकता हूँ कि सम बी आर ए, जब ए का कुछ पार्ट बी है तो सिंपल सी मतलब क्या है कि बी का भी कुछ पार्ट ए होगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ। अब क्या मैं 100% नहीं कह सकता, वही नो ए इज बी, जब मैंने कह ही दिया कि ए का कुछ पार्ट बी है तो कुछ पार्ट है, मतलब ये तो मैं नहीं कह सकता कि नो ए इज बी, सिमिलरली नो बी इज ए। अब क्या मैं 100% नहीं कह सकता। ठीक है, सम ए आर बी। ठीक है, ये तो शर्त गलती से लिखती है यहाँ पे, सम ए आर बी, सम ए आर बी तो लिखा ही हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ऑल बी आर ए तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सम पार्ट ए का बी है। ठीक है, ऑल पार्ट तो नहीं है, तो ऑल पार्ट नहीं है तो ऑल वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती दोनों तरीके से। सम बी आर नॉट ए, अब ये बात समझना कि ये मैं कैसे नहीं कह सकता। ठीक है, सम ए आर बी ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, वो कंडीशन फुलफिल ना हो 100%, कि सम ए आर बी तो इसमें भी है। ठीक है, सम ए आर बी है, लेकिन बी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो कि ए में नहीं हो, तो 100% आप इसको भी नहीं कह सकते, कांट से वाली कंडीशन है। ठीक है, इसमें भी सिंपल सी बात क्या है, जब मैं कह रहा हूँ सम ए आर बी में क्या काम आएगा, बस इतना सा काम आएगा, दैट्स इट। नो ए इज बी, नो ए इज बी का मतलब क्या है, ए और बी में कोई पार्ट कॉमन नहीं है। ठीक है, ए और बी में कोई पार्ट कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या है, मैं ये कह सकता हूँ नो बी से, सिंपल सी बात है। सम ए और नॉट बी भी कह सकता हूँ, और सम बी और नॉट ए भी कह सकता हूँ, नॉट वाली कंडीशन तो फुलफिल हो ही जाएगी। क्या कंडीशन 100% फॉल्स होगी, तो सम ए आर बी फॉल्स होगी, सम बी आर ए भी फॉल्स होगी, क्योंकि बी और ए में कुछ कॉमन है ही नहीं। सिमिलरली ऑल वाली कंडीशन भी होगी, इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं, सिंपल सी बात है, जब दोनों में कोई पार्ट कॉमन नहीं है तो मतलब नहीं है, चाहे वो सम और ऑल दोनों कंडीशन में वो नेगेटिव रहेगा। हाँ, समझने वाला मैटर है ये। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी का मतलब क्या है, सम ए आर नॉट बी का मतलब एक तो ये है कि सर ए और बी पूरी तरीके से अलग है। ठीक है, सम ए आर नॉट बी। दूसरा, ये वाला भी पार्ट का मतलब यही तो है कि सम ए आर नॉट बी, क्यों, यानी ए का कुछ पार्ट ऐसा है जो कि बी नहीं है, तो कुछ पार्ट ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्ट ऐसा हो जो कि बी का है, तो सम ए आर बी और सम बी आर ए ये दोनों पॉसिबल हैं। ठीक है, ऑल बी आर ए, ये भी पॉसिबल है, कैसे, ऐसे, ऑल बी, पूरा बी ए के अंदर आ सकता है, उसके बाद भी कुछ पार्ट ए का ऐसा बच जाएगा जो कि बी नहीं होगा, तो ये भी हम कह सकते हैं। और सिमिलरली ये दोनों तो पॉसिबल है। और समझने की बात क्या है, डेफिनेटली इनकरेक्ट क्या होगा, जब मैं कह रहा हूँ सम ए और नॉट बी का मतलब क्या है, कि ए का कुछ पार्ट ऐसा पक्का है जो कि बी में नहीं आता, उसका मतलब क्या है कि ऑल ए और बी तो पॉसिबल नहीं है ना, ऑल बी और ए पॉसिबल है, यानी बी जो है वो आ सकता है ए के अंदर, क्योंकि तब भी कुछ पार्ट बच जाएगा ए का जो बी में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस कंडीशन में ऐसा कोई पार्ट बचा ही नहीं जो कि बी में नहीं हो, एक ऐसा कोई पार्ट नहीं बचा ना जो बी में नहीं हो, तो इसलिए कंडीशन क्या हो जाएगी, 100% इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी तक टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, क्योंकि शुरू शुरू में लगता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक मुझे पता है कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, क्या बता दिया, ए बी सी डी। अब आप सीधे क्वेश्चन पे आओ और फिर देखो कैसे समझ में आता है आराम से, है ना, ध्यान से समझना।
एक दो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं टॉपिक को तो एक दो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, उसके बाद क्वेश्चन करने का ट्राई करना। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, इसमें क्या रहेगा, कुछ नहीं, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये स्टेटमेंट रहेंगे, ये कंक्लूजन रहेंगे। आपको बताना होगा कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। स्टेटमेंट से हमें डायग्राम बनाने होते हैं और कंक्लूजन को उसके अंदर चेक करना होता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या रहा है, ऑल मेंस आर बॉयज, मतलब क्या है, मेंस का छोटा गोला और बॉयज का बड़ा गोला, समझ में आ रहा है ना, ऑल मेंस आर बॉयज। इसके बाद ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स, यानी बॉयज के भी ऊपर एक और गोला बनेगा और ये होगा स्टूडेंट्स का गोला। सबसे पहले तो ये गोला बनाने आना चाहिए, ठीक है, वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। जब कह रहे हैं ऑल मैन आर बॉयज, यानी मैन छोटे हैं और बॉयज ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर बॉयज आर स्टूडेंट्स, तो ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि सर मैन तो कुछ और होता है और बॉयज सारे मैन बॉयज तो नहीं होते, या फिर सारे बॉयज मैन नहीं होते, ये वो इतना दिमाग नहीं लगाना आपको, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है क्वेश्चन के अंदर कि आपको लॉजिकली और फैक्चुअली चीज़ों को नहीं देखना, आपको बस जो हमने लिख दिया वो मानना है, ठीक है। ये सब तो यूं ही दिए हुए हैं बस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट से ये डायग्राम बन गया। इतना डायग्राम समझ में आ गया नहीं आ गया, ऑल मैन आर बॉयज, ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स। अब कंक्लूजन देखिए, सम स्टूडेंट्स आर मैन, स्टूडेंट और मैन, यानी ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, और स्टूडेंट ये पूरा बड़ा गोला है, ठीक है। स्टूडेंट क्या है, पूरा बड़ा गोला है, इसका छोटा सा पार्ट क्या है, मैन है, यानी सम स्टूडेंट्स आर मैन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। समझ में आ गया ना कैसे करेक्ट है। एक तो वैसे समझ लो कि स्टूडेंट का गोला बड़ा है और उसका एक पार्ट है, और एक इसमें ये भी समझ सकते हो कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो सम वाली कंडीशन ठीक होती है। सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, सम स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट यानी बड़ा गोला, बॉयज यानी छोटा गोला, वही आप ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हो, जी हाँ, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि सम स्टूडेंट आर बॉयज, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑल मैन आर स्टूडेंट्स, ये है मैन का गोला छोटा गोला, ये है बड़ा गोला स्टूडेंट्स का गोला। तो जब ऑल मैंस आर स्टूडेंट्स, मतलब क्या है कि जो मेंस का पूरा पार्ट है वो स्टूडेंट्स के अंदर अंदर ही आ रहा है ना, तो ऑल मेंस आर स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। समझ में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। जब नीचे ऊपर से नीचे की ओर जाओगे और पूरे पूरे राउंड सर्कल है तो सम वाली कंडीशन ठीक होगी। जब नीचे से ऊपर की ओर जाओगे, देखो मैन से स्टूडेंट की ओर जा रहे हो, तो ऑल वाली कंडीशन ठीक होगी। ऐसे भी समझ सकते हो। और ये दिखने में तो वेन डायग्राम पढ़ना आना ही चाहिए कि जब ये आपका स्टूडेंट का गोला है और इसके अंदर है मैन का गोला, तो मतलब क्या है, ऑल मैन आर स्टूडेंट, यानी कि, और साथ में सम स्टूडेंट्स आर मैन्स, ठीक है। चलो सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स। अब सम वाली कंडीशन कैसे बनती है, ऐसे, ठीक है, ये डॉक्टर ये टीचर, समझ में आ गया। ओके, अब एक लेवल आगे लेके चलता हूँ, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स। अब मेरी बात समझना, जब भी मान लो ये सम की कंडीशन बन गई, अब इसमें से एक कंडीशन में मुझे ऑल की कंडीशन बनानी है, ठीक है। ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स में, सॉरी, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स मैंने बना दिया, अब मुझे ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स बनानी है। तो समझना पहला केस क्या हो सकता है, पहला केस तो ये हो सकता है, ठीक है, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, पहला केस ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ऐसे भी तो हो सकता है, इसमें भी वही बात है। सिंपल सी बात क्या है कि जब क्लियर नहीं है आपको सेकंड स्टेटमेंट में डॉक्टर और इंजीनियर के बीच का रिलेशन, तो ये सर्कल जो है ना वो कितना भी बड़ा हो सकता है और कितना भी छोटा हो सकता है, बस कंडीशन ये है कि ऑल टीचर आर इंजीनियर वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए वेन डायग्राम के अंदर। देखो एक्चुअल एग्जाम में मैं बार बार बनाऊंगा नहीं, ये मैं आपको पहली बार समझा रहा हूँ इसलिए आपको बना के बता रहा हूँ। ये चीज़ हमें अपने माइंड में ही बना लेनी है, ठीक है। या तो आप माइंड में बना सकते हो या तो फिर आप ऐसे बना सकते हो, देखना। ये मैंने कर लिया था। अब मुझे पता है कि ये जो इंजीनियरिंग वाला सर्कल है ना, ये शॉर्ट नहीं है, ये क्या है, कंडीशन है। तो मैं ऐसे बना लूंगा कि सर ये दो कंडीशन बन सकती है, ठीक है। बार बार डायग्राम बना के हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है, यहाँ तो बस समझाने के लिए मैंने बना दिया आपको, ठीक है। चलो सम डॉक्टर्स आर टीचर्स हो गया, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर हो गया। अब क्या कह रहा है, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, यानी इंजीनियर से भी बड़ा गोला बनेगा साइंटिस्ट का। तो यानी साइंटिस्ट का गोला क्या बनेगा, इससे भी बड़ा बनेगा, ठीक है। ये साइंटिस्ट का गोला बन गया, ठीक है ना। आपको पता है कि साइंटिस्ट का गोला कितना भी छोटा हो सकता है, बस इंजीनियरिंग से बड़ा होगा, है ना। चलो
देखते हैं। पहला कंक्लूजन, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, साइंटिस्ट का गोला इतना बड़ा, ठीक है। अब ये कह रहा है सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, तो बिल्कुल सा डॉक्टर का गोला छोटा है, प्लस क्या है कि ये वाला जो पार्ट है इसमें डॉक्टर है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो किसी भी कंडीशन के अंदर साइंस वाले गोले से बाहर नहीं होगा, ठीक है। हर कंडीशन में साइंस वाले गोले के अंदर ही होगा, क्योंकि साइंस वाला गोला जो है इंजीनियरिंग वाले गोले से बड़ा है, दिख रहा है ना। ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट है, तो सिंपल सी बात क्या है कि सम साइंटिस्ट जो है वो डॉक्टर्स होंगे, ये कंडीशन एकदम सही है, क्योंकि इस साइंटिस्ट वाले गोले को आप कितना भी छोटा कर लो, पर डॉक्टर्स वाले गोले का कुछ पार्ट तो ओवरलैप करेगा। अब कह रहे हैं ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ये पॉसिबल है क्या? मुझे एक बात बताओ। यहाँ देखो, ये इंजीनियर है, ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, अरे सर डॉक्टर तो छोटा गोला है, ऑल इंजीनियर डॉक्टर कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है सर, ये स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। हाँ, सम डॉक्टर इंजीनियर कहता तो वो सही होता, लेकिन ऑल डॉक्टर्स, सॉरी ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर तो पॉसिबल है ही नहीं। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, हाँ ये कंडीशन सही है। सम इंजीनियर डॉक्टर तो सही है, वही वाली बात जो मैंने साइंटिस्ट वाले में बोली थी। ये वाला पार्ट जो कॉमन वाला पार्ट है, ये तो हर कंडीशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ही आएगा, चाहे वो इंजीनियरिंग वाला गोला हो, चाहे वो साइंटिस्ट वाला गोला हो। यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सी इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप वापस से रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक शुरू में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है पर है नहीं, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके और वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करो। आई होप आपने ट्राई किया होगा। क्या कह रहा है देखो, पहला स्टेटमेंट, ऑल पेन्स आर बुक्स, यानी कि पेन्स का गोला छोटा, बुक्स का गोला बड़ा, समझ में आ गया। नो चेयर इज अ पेन, नो वाली कंडीशन, नो चेयर इज अ पेन का मतलब क्या है कि जो चेयर वाला जो हमारा वेन डायग्राम होगा यानी गोला होगा, और जो पेन वाला गोला होगा वो ओवरलैप नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या है। अब मुझे चेयर और बुक्स वाला जो गोला है उसमें कोई रिलेशन नहीं बताया ना, तो सिंपल से मतलब क्या है कि ये पॉसिबल है कि चेयर बाहर हो बिल्कुल, और ये भी तो पॉसिबल है, देखना ऐसे हो मान लो। क्यों? क्योंकि मुझे तो इतना बोला नो चेयर इज पेन, चेयर और पेन मेरा ओवरलैप नहीं होना चाहिए, पर चेयर और बुक्स तो ओवरलैप हो सकती है ना। तो क्या है, ये पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन है। और एक बात आप हमेशा याद रखना, कभी भी कंक्लूजन के अंदर जब आप जाओगे ना, तो पॉसिबिलिटी वाली, मान लो इस कंडीशन में बुक्स और चेयर में कोई पार्ट ओवरलैप नहीं हो रहा, और इस कंडीशन में बुक्स और चेयर में ओवरलैप हो रहा है, तो अगर कंक्लूजन में बोले कि बुक्स, सम बुक्स आर चेयर्स, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जब तक मैं 100% श्योर नहीं हूँ, जब तक 100% श्योर नहीं हूँ, तब तक वो कंडीशन जो है वो करेक्ट नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर मान लो उस कंक्लूजन में उसने ये वर्ड लिख के दे दिया, इट मे बी पॉसिबल, ठीक है, अगर उसने ये कंडीशन लिख के दे दिया इट मे बी पॉसिबल, तब आप उस कंक्लूजन को सही मान सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने बोला पॉसिबल, कि कोई ऐसी कंडीशन बन रही है क्या जिसमें ये चीज़ सही हो जाए। तो जब बोले इट मे बी पॉसिबल, तो किसी भी पॉसिबिलिटी में अगर सही हो रहा हो तो हम उसको सही मानेंगे। अगर कुछ नहीं दिया हुआ, या फिर ये वर्ड दिया हुआ है सर्टेनली, या तो सर्टेनली लिखा हुआ हो या फिर कुछ नहीं भी लिखा हुआ हो ना, तब भी हम कंक्लूजन का मतलब ही होता है सर्टेनली, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, जब तक हर कंडीशन में वो चीज़ फुलफिल नहीं हो रही होगी, तब तक उसको हम सही नहीं मानेंगे, ठीक है। चलो पहला कंक्लूजन देखते हैं, ऑल चेयर्स आर बुक्स, ठीक है। अब देखो ऑल चेयर आर बुक नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इट मे बी पॉसिबल, तो ये सही होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो पॉसिबिलिटी है। अब बताओ क्या गलत है इसमें। नो पेन इज चेयर, नो चेयर इज पेन, नो चेयर इज पेन कंडीशन फुलफिल है ना इसमें भी, तो ये कंडीशन भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है। दिमाग में आपके आना चाहिए फटाफट फटाफट कि अगर मान लो मैं अभी, तो चलो ठीक है इसने नहीं बोला इट मे बी पॉसिबल, लेकिन मान लो अगर लिख देता एग्जाम में इट मे बी पॉसिबल, तब तो ये कंक्लूजन सही हो जाता, क्योंकि इस तरह की एक पॉसिबिलिटी में ये सही हो सकता है। तो अभी तो ये गलत है। सम चेयर्स आर पेन, सर ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि पेन और चेयर में तो आना ही नहीं है सर कोई भी ओवरलैप, तो ये तो गलत है ही, सरासर गलत है। ऑल बुक्स आर चेयर्स, अब मेरी बात समझो, ऑल बुक्स आर चेयर्स,
ये चीज पॉसिबल है क्या? ये चीज पॉसिबल नहीं है सर। क्यों? क्योंकि चेयर का सर्कल बुक से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, सारी बुक्स चेयर के अंदर नहीं आ सकती, तो पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन में भी सही नहीं है ये तो। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ऐसे कह दिया कि ऑल बुक्स आर चेयर्स, यानी चेयर का सर्कल बुक से बड़ा, तो पेन का जो पार्ट है वो चेयर के अंदर आ जाएगा, और ये तो आपकी स्टेटमेंट के अगेंस्ट हो जाएगा कि नो चेयर इज पेन। तो अभी कंक्लूजन में ये गलत है। नो चेयर इज बुक, नो चेयर इज बुक। अब मुझे बात समझो, नो चेयर इज बुक अगर मैं कह रहा हूँ, यानी ये वाली कंडीशन कह रहा हूँ, तो ये भी तो एक कंडीशन ही है। इस वाले पार्ट में तो चेयर का कुछ पार्ट ओवरलैप हो भी सकता है, तो ये भी मैं 100% नहीं कह सकता। इसका मतलब क्या है कि चारों कंक्लूजन मेरे गलत है। नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। समझ में आ रहा है ना आपको? देखो सिंपल है। वेन डायग्राम बनाने के बाद क्या है, पॉसिबिलिटीज दिमाग में आना फटाफट फटाफट, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑल पेन्स आर बुक्स, ठीक है, नो चेयर इज पेन, यानी चेयर यहाँ भी हो सकती है, इस पूरे के अंदर भी हो सकती है, और ओवरलैप भी कर सकती है। तीनों कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, चेयर की तीनों कंडीशन पॉसिबल है कि पूरी तरीके से बाहर हो बुक्स से पूरी तरीके से अंदर हो, और बुक्स और चेयर का कुछ पार्ट कॉमन हो। तो ये तीन तरह की पॉसिबिलिटीज इसमें बन रही हैं। तो जिस पॉसिबिलिटी में जो कंक्लूजन हर पॉसिबिलिटी में सही होगा ना, सिर्फ वही सही माना जाएगा, अनटिल एंड अनलेस उस पर ये वर्ड नहीं लिखा हो, इट मे बी पॉसिबल। ठीक है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करें, करने का ट्राई करें। आई होप आपने किया होगा। पहला स्टेटमेंट देखो, सम रेडियोज आर मोबाइल्स। ठीक है सर, ये मेरा रेडियो का सर्कल हो गया, ये मेरा मोबाइल का हो गया, और सब की कंडीशन हो गई। ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स। अब ये वाली कंडीशन मैं कर चुका हूँ कि अगर एक बार सम दे दे और फिर उसके बाद अगर वो ऑल वाली कंडीशन दे, उन दोनों में से एक, तो क्या हो सकता है, ये एक सर्कल हो सकता है आपके कंप्यूटर का। ठीक है ना, जो कि पूरा भी हो सकता है, साथ में ये सर्कल जो है इतना भी हो सकता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कंप्यूटर वाले सर्कल की कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, चलो सही है सर। अब कह रहा है सम कंप्यूटर आर वॉचेस। अब इस कंप्यूटर में वॉच की सम वाली कंडीशन लगानी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुछ ऐसे होगा, वॉच ऐसे भी हो सकता है वॉच। ठीक है, ये वॉच जो है वो ऐसे भी हो सकता है कि इन दोनों से मिक्स हो रहा हो, और ये भी हो सकता है, यानी वॉच और कंप्यूटर में कुछ पार्ट कॉमन आना चाहिए बस। अब वो कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मतलब जो ये वॉच वाला सर्कल है, ये आर, केवल आर से भी मिल सकता है, आर और एम दोनों से भी मिल सकता है, और आर और एम दोनों से नहीं भी मिले तो भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज दिमाग में लेके चलनी है। चलो कंक्लूजन में देखो क्या लिखा है, सर्टेनली सम रेडियोस और वॉचेस। सर्टेनली कह सकते हो क्या आप ये कि रेडियोस और वॉच जो है वो उनमें कॉमन हो गई? जी नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हर कंडीशन में सर्टेनली हम नहीं कह सकते कि सम रेडियोस और वॉचेस। हाँ, एक कंडीशन ऐसी बनेगी जरूर, लेकिन हर कंडीशन में ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि वॉच और रेडियो में कोई पार्ट कॉमन नहीं हो। सर्टेनली सम मोबाइल और वॉचेस, सिमिलरली मोबाइल में भी जरूरी नहीं है कि हर मोबाइल और वॉच का कोई रिलेशन हो। तो ये भी गलत, ये भी गलत, नाइदर ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज सर्टेनली। अगर यहाँ होता है इट मे बी पॉसिबल, तो ये दोनों सही हो जाते। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। आई होप आपने क्वेश्चन करने का ट्राई किया होगा। क्या है, सम कैट्स आर अलमीरास। ये कैट है और ये अलमीरा है, और ये सम वाली कंडीशन है। सम अलमीरा आर चेयर्स। ठीक है सर, चेयर। अब देखना, जैसे ही अगर सिमिलर वर्ड के आगे ये भी सी से है, ये भी सी से है, तो यहाँ पे आपको सी एच करना है। अब एक और नई बात सीखो, कभी भी दो सम की कंडीशन होना, तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये बनी गई कि सम चेयर आर अलमीरा, सम अलमीरा आर चेयर्स। ठीक है, एक कंडीशन और क्या बन सकती है, एक कंडीशन और क्या बन सकती है, ऐसे जो तीन वाला वेन डायग्राम याद होगा आपको, ये आपकी चेयर है, ये आपकी अलमीरा है, सॉरी ये आपकी कैट्स है, ये आपकी अलमीरा है, और ये आपकी चेयर है। ये कंडीशन भी बन सकती है, यानी जब भी सम वाली कंडीशन दो से ज़्यादा हो, उसमें ऐसा हो सकता है कि एक कॉमन पार्ट ऐसा बने जिसमें तीनों का पोर्शन आ रहा हो, क्योंकि सम वाली कंडीशन तो यहाँ भी फुलफिल होती है। तो याद रखना कि जब भी आ जाए तीन वाला, चार वाला, पाँच वाला, कोई सा भी सम आ जाए,
ठीक है, कोई भी सम वाली कंडीशन आ जाए, चाहे उसका नंबर 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसमें इस तरह का डायग्राम भी एक पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन सिर्फ एक पॉसिबिलिटी ना कि सर्टेनली। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है, ऑल चेयर्स आर टेबल्स, यानी कि जो ये चेयर वाला है ना, इसके ऊपर एक टेबल का बन सकता है। अब वही बात है, ठीक है, कि टेबल का सर्कल आपका कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टेबल का सर्कल कितना भी हो सकता है। इस कंडीशन में भी सिमिलर बात है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है, ठीक है सर, आते हैं सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल। अब ये क्या है, सर्टेनली सम अलमीरा आर टेबल। तो अब ये देखो कि अलमीरा और टेबल में कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है क्या हर कंडीशन में। तो मेरी बात देखो, ये वाला पोर्शन देखो, वही चीज जो हमने पहले क्वेश्चन में की थी, कि जब भी सम वाली कंडीशन के ऊपर ऑल वाली कंडीशन हो, तो ये वाला जो पोर्शन है सर, ये तो हर जगह कॉमन आएगा ना, चाहे यहाँ देख लो, चाहे आप यहाँ देख लो, अलमीरा और ये आपकी टेबल। तो ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि अलमीरा का जो सम पार्ट है वो आपके चेयर के कॉमन है, और पूरा चेयर जो है वो टेबल के अंदर आ रहा है, तो सिंपल सी बात क्या है कि अलमीरा का कुछ पार्ट टेबल के अंदर तो आएगा ही। यानी ये बात बिल्कुल सही है कि सर्टेनली मैं ये कह सकता हूँ कि सम अलमीरा आर टेबल। ठीक है, अब आ जाओ, सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स। कितना प्यारा क्वेश्चन है, मे मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, इट मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन पूछ ली और नॉट के साथ पूछ ली कि ये पॉसिबल है कि सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, कि कुछ कैट ऐसी हो सकती हैं जो कि चेयर नहीं हो। जी हाँ सर, बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ कैट ऐसी हो। ठीक है, इस कंडीशन में पॉसिबल है। जी हाँ सर, पॉसिबल है कि इसके अंदर कुछ कैट चेयर नहीं हो, और यहाँ पर भी पॉसिबल है कि कुछ कैट चेयर नहीं हो, यानी पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन तो फुलफिल आपकी हो ही रही है आराम से। यानी बोथ कंक्लूजन 1 एंड सेकंड फॉलोज। पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मे वाली कंडीशन और सर्टेनिटी वाली कंडीशन दोनों एक ही क्वेश्चन में पूछ ली। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कीजिए। देखना आप, ऑल कैट्स आर डॉग्स। ठीक है सर, ये कैट्स है और ये मेरी डॉग है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या बोला, ऑल कैट्स आर ब्लैक, यानी अरे पहले जब हमने क्वेश्चन किया था तब क्या था, जैसे कैट से डॉग पे गया तो फिर यहाँ पे डॉग से कुछ था तो हमने ऊपर बना दिया। ठीक है, ऊपर बना दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑल कैट्स आर डॉग्स और ऑल कैट्स आर ब्लैक। इसका मतलब क्या है कि कैट से बड़ा गोला होगा डी का और कैट से बड़ा गोला होगा बी का। ठीक है सर, यानी ये एक कंडीशन है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, एक कंडीशन ये भी तो है कि ऐसे और ऐसे, ये भी तो सही है, क्योंकि मुझे बी और डी में तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं ना, डॉग्स और ब्लैक में कोई रिलेशन है नहीं मेरे पास। मेरे पास तो कैट और डॉग में है, कैट और ब्लैक में है, तो डॉग और ब्लैक में से किसी भी एक का सर्कल बड़ा हो सकता है। यानी एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है। ठीक है ना, तो समझना पहले क्वेश्चन में क्या था, देखो ये पहला क्वेश्चन था, ऑल मैन आर बॉयज, मैन और बॉय में रिलेशन दिया और बॉय और स्टूडेंट भी थे, तो एक ही कंडीशन बनी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कैट से ही आपको दोनों के रिलेशन दिए हैं, तो ये दो कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, ऑल डॉग्स आर ब्लैक्स। देखो यहाँ पर तो ऑल डॉग्स आर ब्लैक्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा ना, तो मतलब क्या है, सर्टेनली आप ऐसा नहीं कह सकते। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। अब देखो, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक यहाँ पर फुलफिल है कि ये वाला पोर्शन ऐसा है जो कि ब्लैक नहीं है, लेकिन इस वाली कंडीशन में कोई ऐसा पोर्शन है जिसमें ब्लैक नहीं हो डॉग, नहीं सर इधर नहीं है, यानी ये भी सर्टेनली आप नहीं कह सकते। तो नाइदर ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करने का ट्राई करो। आई होप अपने क्वेश्चन किया होगा। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम रैट्स आर कैट्स। ठीक है सर, सम रैट्स आर कैट्स, सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स, एक कंडीशन की, और मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी सम वाली कंडीशन दो से ऊपर हो तो एक कंडीशन ये भी बनती है, रैट कैट और डॉग। नो डॉग इज काउ, नो डॉग इज काउ मतलब डॉग का जो सर्कल है, काउ का सर्कल ना उसके बाहर रहेगा, यानी काउ का सर्कल यहाँ भी हो सकता है,
काऊ का सर्कल ऐसे भी हो सकता है, काऊ का सर्कल ऐसे भी हो सकता है, और काऊ का सर्कल ऐसे भी हो सकता है, यानी डॉग के अलावा वो किसी के पास भी ओवरलैप कर सकती है काऊ। तो कंक्लूजन क्या है? नो काऊ इज कैट। जी नहीं सर, काऊ और कैट में कोई पोर्शन ओवरलैप कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो ये स्टेटमेंट हम सर्टेनली नहीं कह सकते। नो डॉग इज रैट, नो डॉग इज रैट, नहीं सर, देखो इधर वाली पॉसिबिलिटी के अंदर डॉग और रैट में भी कोई पार्ट कॉमन हो सकता है, तो सर्टेनली मैं ये भी नहीं कह सकता। सम कैट्स आर रैट, अच्छा ये देखो भैया, सम कैट आर रैट तो होगी ना, जब सम रैट्स आर कैट्स हैं, यानी कि रैट और कैट में तो क्या रहेगा, पार्ट कॉमन रहेगा ही रहेगा, यानी तीसरा स्टेटमेंट सही है। ओनली कंक्लूजन 3 4। इजी सा क्वेश्चन था एकदम। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात बस ये है कि ये जो आपने बनाया ना, नो डॉग इज काउ, ये कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है, इसके बाद क्वेश्चन करना तो कुछ भी नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। आई होप आपने क्वेश्चन किया होगा। अब हम बनाते हैं। सम पेंट्स आर ब्रश, ठीक है सर, ये पेंट है और ये ब्रश है और ये सम वाली कंडीशन है। ऑल ब्रश आर वार्निश, तो समझ में आई गया होगा कि वार्निश जो है वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ऑल कलर आर वार्निश, ध्यान से समझना, ऑल कलर आर वार्निश मतलब वार्निश वाले सर्कल के अंदर कलर का सर्कल आएगा, यानी कलर का सर्कल यहाँ भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है, कॉमन पार्ट में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, पी के साथ कॉमन होकर भी हो सकता है, बस वार्निश के सर्कल के अंदर आएगा कलर का सर्कल, ठीक है। नो वार्निश आर कैनवास, और जो कैनवास का सर्कल है वो नो वार्निश, यानी इस वार्निश के सर्कल के बाहर रहेगा, कैनवास का सर्कल इसके बाहर रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान से समझना, अगर मान लो वार्निश का सर्कल यहीं तक होता तो कैनवास का सर्कल यहाँ तक आ सकता था ना, यानी पी के तो कॉमन हो सकता है कैनवास, ठीक है ना। और सी के कॉमन हो सकता है क्या, मुझे एक बात बताओ, सी के कॉमन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कलर का सर्कल तो वार्निश के अंदर है, कलर का सर्कल तो हर कंडीशन में वार्निश के अंदर है, और कैनवास का सर्कल बाहर है, तो कलर और कैनवास में कभी कॉमन पार्ट नहीं आएगा। पर हाँ, पेंट और कैनवास में कॉमन पार्ट आ सकता है, क्यों? क्योंकि पेंट में और वार्निश में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि पेंट पूरी तरीके से वार्निश के अंदर ही आए। चलो कंक्लूजन देखते हैं। सम ब्रश आर कैनवास, ब्रश का जो पार्ट है वो कैनवास है, हो सकता है क्या? जी नहीं सर, नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रश जो है वो तो वार्निश के अंदर है, तो ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है इसकी। तो नो पेंट आर कैनवास, पेंट और कैनवास, नो पेंट आर कैनवास, हाँ पॉसिबिलिटी सही है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि पेंट और कैनवास में कोई पोर्शन कॉमन हो, तो ये स्टेटमेंट भी गलत, क्योंकि पॉसिबिलिटी में वो सही हो रहा है, तो सर्टेनली हम नहीं कह सकते। नो कलर आर कैनवास, ठीक है, ये मैंने समझा ही दिया आपको कि कलर क्योंकि पूरी तरीके से कैनवास के अंदर है, और जो कैनवास है, सॉरी, कलर पूरी तरीके से वार्निश के अंदर है और कैनवास पूरी तरीके से वार्निश के बाहर है, तो कलर और कैनवास में तो कभी भी कॉमन पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो सॉरी, ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल, यानी कोई भी पॉसिबिलिटी में अगर सही हो जाए तो, दैट ऑल पेंट आर वार्निश, तो ये तो बता ही दिया था मैंने आपको कि वार्निश का सर्कल तो यहाँ तक भी हो सकता है, जिसमें पेंट का पूरा सर्कल आ जाएगा, तो ये पॉसिबल है कि ऑल पेंट आर वार्निश, यानी 3 और 4 आपका करेक्ट हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर है, अगर आप बनाएंगे ना ढंग से तो नहीं है कॉम्प्लेक्स। देखो, देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है, जब तक आप पेन पेपर पे इस चीज़ को नहीं करोगे, इस चीज़ में अपना दिमाग नहीं लगाओगे, थोड़ा हार्ड लगेगा ये टॉपिक, पर नहीं है, मैं बता रहा हूँ, 10-12 क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाता है ये टॉपिक, ठीक है। चलो, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन जो मुझे मैक्सिमम लगता है कि इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ सकते यूपीएससी, है ना, समझना आप। पहला स्टेटमेंट, ऑल कलर आर प्लीजेंट, ठीक है सर, ऑल कलर प्लीजेंट है, सम कलर्स आर प्लीजेंट, ये तो बिल्कुल अलग बात कह रहा है, सम कलर आर प्लीजेंट, नो कलर इज प्लीजेंट, ठीक है। सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, अब मैंने समझाया था आपको, सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, ये भी सही है, ये भी सही है। गिवन दैट स्टेटमेंट 4 इज ट्रू, यानी क्या है कि इसको आपको ट्रू मानना है, अगर ये ट्रू है
तो व्हाट कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड, तो सबसे शुरू में क्लास में मैंने आपको एक टेबल पढ़ाई थी है ना, उससे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि गिवन दैट स्टेटमेंट 4 इज ट्रू, तो व्हाट कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड। अगर ये चौथा स्टेटमेंट सही है तो इसमें से क्या आप डेफिनेटली यानी 100% कह सकते हो 1 एंड 2 आर ट्रू। जब मैं ये कह रहा हूँ कि सम कलर आर नॉट प्लीजेंट, यानी कलर और प्लीजेंट में ऐसा कोई पार्ट है जो कॉमन नहीं है, ठीक है, कलर में ऐसा कोई पार्ट है जो कि प्लीजेंट नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ, पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है ऑल कलर आर प्लीजेंट, सही होगा क्या? नहीं, ये तो किसी भी कंडीशन में सही हो ही नहीं सकता सर। क्यों? क्योंकि कलर का ऐसा कोई पार्ट होना चाहिए मेरे पास जो कि प्लीजेंट नहीं हो। वहीं इसकी वाइस वर्सा कंडीशन कि ऑल प्लीजेंट आर कलर, ये सही हो सकती है कि हाँ ये जरूर सही हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे बना लूँ अगर, तब भी कलर का कुछ पार्ट बन जाता है मेरे पास जो कि प्लीजेंट नहीं है, तो मैंने आपको समझा देता पहले बार में ही। तो 1 तो ट्रू नहीं हो सकता, 3 इज ट्रू, नो कलर इज प्लीजेंट, हाँ ये पॉसिबिलिटी तो है कि नो कलर प्लीजेंट सही हो जाए, लेकिन ये वाला भी तो हो सकता है ना, इसमें भी तो सम पार्ट बच रहा है, तो यहाँ पर लेकिन कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है कलर प्लीजेंट में, तो 100% तो मैं ये भी नहीं कह सकता। सेकेंड इज फॉल्स, सेकेंड को मैं फॉल्स बोल सकता हूँ क्या? 100% नहीं, क्योंकि एक कंडीशन ऐसी बनेगी जहां पर सम कलर आर नॉट प्लीजेंट, सॉरी ऑल कलर आर नॉट प्लीजेंट भी सही होगा, ठीक है सर, तो सेकंड भी पूरी तरीके से फॉल्स नहीं है, सेकंड भी करेक्ट हो सकता है। 1 इज फॉल्स, हाँ 1 तो सर हर कंडीशन में फॉल्स है, क्योंकि कलर का कोई पार्ट तो मुझे चाहिए ऐसा जो कि प्लीजेंट नहीं हो, लेकिन ये क्या कह रहा है, ऑल कलर आर प्लीजेंट, तो ये कंडीशन तो हर बार क्या रहेगी, गलत रहेगी, यानी आंसर होगा इसका डी। देखो ये चीज मैं समझा चुका हूँ पहले ही आपको, ये रहा सम ए आर नॉट बी के अंदर 100% ट्रू क्या बोल सकते हो आप, ऑल ए आर बी, सॉरी 100% ये फॉल्स है, ठीक है। तो वही चीज है, उसको इस तरीके से पूछ सकते हैं यूपीएससी, शायद पूछा भी हुआ है पहले, है ना, तो इस पे और क्वेश्चन भी बन सकते हैं इस तरीके के। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, अगर कुछ पार्ट समझ में नहीं आया तो वापस आप रिपीट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।